सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में अहम बातचीत के लिए हमारे साथ हैं रवि किशोर श्रीवास्तव जी, जिनके साथ हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझेंगे और ये जानेंगे कि दरअसल अब उत्तर प्रदेश की सियासत ओबीसी वोट बैंक को किस तरह से साधने की कोशिश कर रही है। रवि किशोर जी, स्वागत है आपका सनराइज न्यूज़ में। और आपके साथ हम चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं ओबीसी वोट बैंक को लेकर क्योंकि अभी आज जिस तरह से बीजेपी को निषाद पार्टी का समर्थन मिला और फिर बहुजन समाज पार्टी के दो कद्दावर नाम रह चुके मायावती के बेहद करीबी रामजी लाल और लालजी सुमन वर्मा जिस तरह से आए लालजी वर्मा जिस तरह से आए समाजवादी पार्टी में और अखिलेश यादव से जिस तरह से उनकी मुलाकात हुई है, कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में छोटे दलों को साथ लाने के नाम पर ओबीसी वोट बैंक किस तरफ जाए, ये सुनिश्चित करने में तमाम राजनीतिक दल लगे हुए हैं। किस तरह से देखेंगे आज की इन राजनीतिक गतिविधियों को? छोटे दलों के साथ जो गठबंधन का एक फॉर्मूला तैयार किया था, वो अमित शाह इसमें बहुत माहिर नीति रही है उनकी। और 2014 के पैटर्न से ही मतलब उन्होंने इस पर काफी काम किया और उसका फायदा मतलब देश के सामने भी दिख रहा है बीजेपी के ग्राफ पे। अब जहां तक ओबीसी की बात है तो यूपी में बहुत बड़ी आबादी है ओबीसी की। अगर यादव गैर यादव को मिला के देखें 79 कास्ट हैं उसमें और एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, पूरे यूपी में बिखरा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े वोट बैंक को एक नाव पर लेकर चलना हर कोई चाहेगा कि होना होना चाहिए, लेकिन उसका राजनीतिक नेतृत्व किसके पास है, इसको सबसे पहले बहुत मतलब सोशल इंजीनियरिंग शुरुआत तो बहुत बार हुई यूपी की राजनीति में, लेकिन इसको माइनॉरिटी से अगर 2017 के इलेक्शन से देखें तो राजभर और अपना दल को बीजेपी ने जब अपने साथ जोड़ा तो उनकी जो जीत का स्ट्राइक रेट है, मतलब जितनी सीटें दी गई उसमें 4 सीटें राजभर जीत कर आए, 11 सीटें अपना दल 8 सीटें जीत कर आई। तो उसका स्ट्राइक रेट हर पार्टियों को अपनी तरफ मैग्नेट करने लगा। उसके बाद ये हुआ कि ये बड़े दलों, अखिलेश यादव खुद कहते हैं कि बड़े दलों के बजाय हम छोटे-छोटे दलों पे निर्भर करेंगे। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि ओबीसी के जितने भी निषाद से जुड़ी 7 जातियाँ हैं, इन सबको मतलब कैसे अपने तरफ खींचा जाए। और आज के मतलब बीजेपी में भी तैयारी है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो विस्तार हुआ, उसमें जिस तरीके से ओबीसी चेहरों को तरजीह दी गई और उसके बाद संसद के फ्लोर पे खड़े होकर प्रधानमंत्री ने खुद इसका ज़िक्र किया। तो ये सब कहीं न कहीं मतलब ये बता रहा है कि इसकी तैयारी इसकी एक-एक ईंट कैसे रखी गई। और ये मतलब आज का जो निषाद और अपना दल का बीजेपी के डैश पे आके गठबंधन का ऐलान करना, ये अचानक नहीं हुआ है। इसकी बहुत तैयारी बहुत पिछले दिनों से चल रही थी। जब गोरखपुर में 2 दशक बाद समाजवादी पार्टी जीती, तब लगा कि निषाद एक ऐसा खेमा है जो राजभर की भरपाई कर देगा और यूपी के यूपी में एक अच्छा खासा कैडर उनके साथ जोड़ देगा। इसलिए मतलब और बीजेपी इसको मतलब बहुत दिनों से ये लाइन ड्रॉ कर रही थी कि निषाद हमारे साथ आएँगे। उसका औपचारिक ऐलान आज हो गया। ठीक है। लेकिन ऐसे में जब हम ये देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के वो कद्दावर नाम जिनके आधार पर कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई, काशीराम के साथ जिन लोगों ने काम किया, आज वो 2 बड़े नाम अगर अखिलेश यादव से मिलते हैं, तो ये किस हद तक मजबूत कर पाएँगे अखिलेश यादव की उस रणनीति को जिसके तहत ओबीसी वोट बैंक और छोटे दलों को साथ लाने की जो कवायद अखिलेश यादव भी चल रहे हैं? देखिए अखिलेश यादव 2017 और 2019 के बाद अखिलेश यादव के लिए ये डू और डाई सिचुएशन है। मतलब आपको एक ऐसा रिजल्ट चाहिए कि मतलब आपको ये लगे कि आपका जो पारंपरिक यादव वोट बैंक है वो भी आपके साथ है और गैर यादव जो वोट बैंक है ओबीसी के, वो भी आपके साथ है। तो इसलिए अखिलेश यादव पूरी तरीके से अपने एक-एक पत्ते खोल रहे हैं। अब जहाँ तक ये बात ये है क्योंकि एक सामने बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी है और उसके साथ सबसे मजबूत ये है कि कल्याण सिंह का चेहरा है उनके पास। कल्याण मतलब स्मृति है, कल्याण सिंह के का नाम है, लोधी वोट बैंक और ये सब। और दूसरी बात ये है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी, ब्रांड योगी, तो इन सब के लिए अखिलेश यादव को एक मजबूत कैडर को ले जाना पड़ेगा फील्ड में, क्योंकि जब शिवपाल यादव इनके पार्टी से हटे
और शिवपाल यादव ने अलग पार्टी बनाई, तो यादव वोट बैंक भी बिखरा। जो इनको और उसी की मतलब इनको लगा था कि हम दलितों को अपने साथ जोड़ लेंगे तो थोड़ा-सा डैमेज कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। तो अब इनको एक ओबीसी का एक पूरा एक कैनवास चाहिए जिसपे ये अपने पार्टी को रन करा सकें। और आप जानते ही हैं कि 52% आबादी किसी भी राज्य में मतलब वो किसी को के लिए भी जीत या हार का फैक्टर बन सकती है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जब जातीय जनगणना की बात तमाम विपक्षी दल कर रहे हों, जब महान दल के साथ केशव देव मौर्य के मौजूदगी में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, क्या सिर्फ ओबीसी छोटे दल या ओबीसी नेताओं के साथ गठजोड़ कर बीजेपी क्या इस मांग को ठुकरा सकती है? क्योंकि आज जिस तरह से कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि जातीय जनगणना की कोई अभी स्थिति नहीं है, उस पर अभी कोई जनगणना पे बात नहीं हो रही है। तो क्या ये मुद्दा, जातिगत जनगणना का मुद्दा, जिसको लगातार बिहार से उत्तर प्रदेश तक हम देख रहे हैं कि उस पर आगे बात हो रही है और सरकार का अगर कोर्ट में इस तरह का जवाब आता है, तो क्या ये तमाम समीकरण जो साध रही है बीजेपी, मुश्किल खड़ी हो सकती है आने वाले वक्त में? नहीं, देखिए, एक होती है राजनीति और एक होती है स्टेट पॉलिसी। उन दोनों में ठीक है, बहुत सारे फैसले चुनाव को ध्यान में रख के किए जाते हैं, लेकिन अपने देश में ये रहा है कि हमारे यहाँ जितनी भी जनगणनाएँ होती हैं, उसमें दलितों को खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति का इसलिए अलग कैटेगरी किया जाता है, ताकि संविधान में मिला हुआ आरक्षण और उसके हिसाब से उनको एक्टिव कार्रवाई हो उसपे। अब उसमें जातिगत जनगणना की जहाँ तक बात है, ठीक है, मंडल राज पार्ट 2 की सुगबुगाहट हर राज्यों से है, नीतीश कुमार अपना दलबल लेकर पहुँचे, क्योंकि ये एक मैसेज तो जाएगा ही कि आप अपने ओबीसी और पिछड़ी जातियों के लिए आपको ये मैसेज देना है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। मतलब आपके लिए विपक्ष ये चाहेगा कि हम वो ये मैसेज दे दें कि हम देखिए आपके लिए कुछ करते हुए दिख रहे हैं, केंद्र सरकारों पे दबाव बना रहे हैं और ये है। लेकिन जातिगत जनगणना जैसे फैसले अचानक नहीं होते। इसके लिए एक मान लीजिए केंद्र सरकार नीति में बदलाव करके और जातिगत कह दे कि हम सारे आंकड़े जारी कर देंगे। तो वो ऐसा नहीं है कि यूपी चुनाव से पहले चीज़ें आ जाएँगी और ये इसको कोई माइलेज मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, अब उसमें केंद्र सरकार का ये है कि भाई हम जात हमारा जनगणना हम जनगणना उस आधार पे नहीं कर सकते और दूसरी बात ये है कि ये भेदभाव वाला होगा। हमारी योजनाएँ नागरिकों के हिसाब से बनती हैं, ना कि एक पर्टिकुलर किसी धर्म या जाति के हिसाब से। और बिल्कुल। इसमें बीजेपी की एक आइडियोलॉजी भी है जी। कि मतलब बी अ, जैसे प्रधानमंत्री मोदी खुद हर मंच पे कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और अभी बीजेपी ने सच्चर कमेटी वाला मुद्दा भी उठाया कि क्या देश में मुसलमानों के लिए अलग से एक आयोग बनना चाहिए। तो एक कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा ना कि एक तरफ आप सच्चर कमेटी जैसे मसलों पर कांग्रेस की सरकार का विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके से राजनीति को चुनाव से पहले जातिगत जनगणना जैसे नीति को बदलाव करने जा रहे हैं। तो ये मेन फैक्टर है ये। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच अगर हम देखें कि तमाम पार्टियां परसेप्शन क्रिएट करती हैं चुनाव से पहले, और परसेप्शन अगर ये क्रिएट हो जाए कि बीजेपी जातीय जनगणना को इनकार कर रही है और विपक्ष ये समझाने में अगर कामयाब हो गया या इस तरह का प्रचार करना शुरू कर दिया विपक्ष ने कि जातिगत जनगणना के बिना ओबीसी वर्ग या तमाम जो जातियां हैं उनका विकास होना असंभव है और बीजेपी इसमें अड़ंगा लगा रही है, तो क्या ये मुश्किल आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए नहीं होगा? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि किसानों का जो आंदोलन है उसने एक चिंता जरूर बीजेपी के सामने खड़ी की है। बीजेपी नहीं चाहेगी कोई एक दूसरा वर्ग भी उसके सामने खड़ा हो। अभी हाल में हमने देखा नोएडा दादरी के इलाकों में जहां गुज्जर वर्सेस राजपूत का एक विवाद शुरू हो गया, वो कहीं ना कहीं अभी सुलझा नहीं है। एक और विवाद अगर शुरू हो जाता है तो आने वाले वक्त में इस परसेप्शन से किस तरह से बीजेपी लड़ेगी? क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी उसके लिए तैयार है? इसी रणनीति इसकी तो पूरी रणनीति दिखती है केंद्र मंत्रिमंडल विस्तार में। इस तरीके से ओबीसी चेहरों को केंद्र में शामिल कराया गया और दूसरी बात मतलब जिस तरीके से उनको बड़े मंत्रालय दिए गए, खुद प्रधानमंत्री मोदी का रिमार्क देना, तो उसी सब की भरपाई है ये। और सबसे ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए कि मंडल पार्ट 2 का कोई बात उठता है, तो उसके लिए है केंद्र सरकार की योजनाएँ।
ठीक। जो 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 कार्यक्रम है वो इन सब चीज़ों से भरपाई करने के लिए सबसे अहम है। और दूसरी बात ये है कि बीजेपी को तो एक ये भी है कि उसने मान लीजिए ये लोग कहें कि ये ओबीसी विरोधी हैं और केवल सवर्णों के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए केंद्र सरकार ने और सवर्णों को आर्थिक आरक्षण दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। और क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि इसी की भरपाई के लिए छोटी पार्टियों से गठबंधन किया जा रहा है और छोटी पार्टियों को शामिल करने के को जोड़ने का मतलब यही है कि वो हर बूथ तक पहुंचे, हर कैडर उनका कैडर हर बूथ तक पहुंचे, ये उनकी ठीक। रणनीति है। ठीक है। आखिर में एक सवाल बहुजन समाज पार्टी से अगर हम उसे जोड़कर देखें, किस तरह की स्थिति अब आपको नज़र आ रही है? क्योंकि बीजेपी लगातार छोटे दलों के साथ जा रही है, जो अन्य पिछड़े वर्ग के को एक प्रतिनिधित्व देते हैं, उन दलों के साथ जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक सदस्य थे, जो कद्दावर नाम थे, जो जातीय समीकरण को साधने में माहिर लोग थे, काशीराम के साथ जिन्होंने काम किया, वो या तो पार्टी से निष्कासित हो गए या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़े हैं या कुछ और पार्टियों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में मायावती के पास क्या ये ओबीसी वोट बैंक टिक कर रह पाएगा? क्योंकि जो सोशल इंजीनियरिंग की बात जिसकी हम करते हैं, मायावती ने उसको लेकर तो तैयारियां शुरू की हैं, लेकिन जो कोर वोट बैंक है उसको इंटैक्ट रख पाएंगी मायावती, लग रहा है, क्योंकि अब तक वो पर्दे पर कहीं नहीं है चुनावी। नहीं, सोशल इंजीनियरिंग के लिए तो तैयारी उनकी मतलब प्रबुद्ध सम्मेलन और वो दलितों को जोड़ने के लिए वो कर रही हैं। हाँ, ये है कि जो पार्टियां छोड़ के जा रही है, मायावती ये मैसेज जरूर देना चाह रही है कि वो पार्टी में केवल एक मायावती और कांशीराम की वजह से लीडर बने हैं। वो हमेशा ये कभी भी उनके तरफ मतलब बीएसपी की तरफ से ये मैसेज नहीं गया है। बीएसपी हमेशा ये कह रही है कि बहन जी का एक प्रभाव है, वोटरों पे बहन जी का एक प्रभाव है। बहन जी ने जितना वोटरों को जितने स्मारक बनवाए, जितने लोगों के लिए, झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए जिलों में अलग अलग टावर बनवाए, सम्मान जो दिलाया, तो वो खुद मतलब अपने आप में मायावती एक नाम है उनके लिए। और यही वजह है कि जब भी कोई भी पार्टी सम्मेलन होता है, उसमें सबसे बड़ा काशीराम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बाद मायावती की सबसे बड़ी फोटो लगती है, क्योंकि प्रतीकों की राजनीति बहुत अहम होती है। खासकर अगर आप दलित या ओबीसी वोट बैंक पर अगर आप निर्भर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रबुद्ध सम्मेलन कराना मायावती का इतने अब मेरे ख्याल से 23-24 अभी तक 23-24 जिलों में हो चुके हैं। तो ये बता रहा है। और खासकर उन्होंने जिस तरीके से दागियों से कहा कि हमारे पार्टी में कोई दागी नहीं आएगा, हम कोई स्मारक नहीं बनवाएंगे, हम सिर्फ वो है, तो वो उनका मतलब यही है कि वो 2007 वाले फ्लेवर तक उतरना चाह रही हैं कि 2007 वाला करिश्मा उनके साथ हो जाए कि मायावती जब आएंगी तो मतलब एक लॉ एंड ऑर्डर और जो बीजेपी से छिटका हुआ ब्राह्मण समाज है और वो है, वो इनके पाले में आ जाए। और दलितों पर तो ये है कि इसी दलित वोट बैंक उनका छिटके किनारे ना जाए, इसीलिए उन्होंने कोई छोटे दलों को इस तरीके से नहीं शामिल किया है ताकि ये मैसेज जाए दलितों में कि भाई दलितों यूपी में अनुसूचित जाति के पर किसी और पार्टी की पकड़ है। इसीलिए हमेशा उन्होंने रावण से दूरी बनाए रखी, इसीलिए उन्होंने और किसी दल को नहीं, महान दल को नहीं जोड़ा, ताकि ये मैसेज क्लियर रहे कि हाँ, दलितों पर अगर किसी दलित भरोसा है तो वो मायावती पर, बहन जी। ठीक। बहुत शुक्रिया रवि किशोर जी हमारे साथ बात करने के लिए, अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो दर्शकों, आपको इस चर्चा को लेकर आपकी क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथ ही इस तरह की और भी चर्चा सुनने के लिए, जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया रवि किशोर जी।